वैदिक काल के 2 हिस्से, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, दोनों की विशेषताएँ क्या है, एक-दूसरे से अलग दोनों कैसे हैं? यहाँ पर क्या परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन क्यों हुए? हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले हमने वैदिक काल में वैदिक साहित्य को समझ लिया, जिसके आधार पर ये हमारा वैदिक काल शुरू होता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने अभी किया क्या है। वैदिक काल में हमने वैदिक काल को समझा, वैदिक सभ्यता को समझा। वैदिक सभ्यता है क्या? हमने उसे देखा। उसके बाद में इससे इसके स्रोत समझे, किन आधारों पर वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। वो स्रोत जहाँ से हमें वर्णन मिलता है वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, उन वेदों को हमने समझा। वेदों के साथ-साथ हमने चारों वेदों के अलग-अलग उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सभी को समझा। उसके बाद में हमने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते क्या हैं और महत्वपूर्ण आरण्यक उपनिषद कौन से हैं वो समझे। इसके बाद हमने वेदांग सूत्रों को समझा, स्मृतियाँ समझी, दर्शन समझे, दर्शनों को किसने दिया, फिलॉसफीज़ किस ऋषि ने कौन-सी फिलॉसफी दी वो समझा, पुराण और महाकाव्य समझे। ठीक है? इसके बाद हमने एक-एक वेद को समझा। ऋग्वेद को यदि ऋग्वेदिक काल काल बोला जाता है तो वहाँ पर ऋग्वेद में हमें वर्णन क्या मिलता है, हमने ये समझा। उसके बाद हमने यजुर्वेद में क्या हमें मिलता है देखने, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया है। अभी हम वैदिक काल को समझने वाले हैं और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये आगे की क्लास, यहाँ से आगे की क्लास वैदिक काल का सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी क्लास की, ये क्लास डाली और उसके बाद मुझे पता चला कि क्लास में वीडियो और ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गई है और बीच-बीच में से वो ब्रेक हो रही है जगह-जगह। जब इस चीज़ को देखा तो वो पता लगने के बाद उस क्लास को यहाँ से खत्म किया गया और ये क्लास दोबारा से मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस क्लास को कर लिया था। इस क्लास को करने के बाद मैं आपको पूरी क्लास दिखा देता हूँ। इस क्लास को कर लिया था कि वैदिक काल क्या है, उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, समाज क्या है, सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा है उनका, आर्थिक जीवन कैसा है, ठीक? ये सारी चीज़ें, धार्मिक जीवन कैसा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने उस क्लास में समझाई। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से वैदिक काल का अगर पहला वाला पार्ट देखा हो कि लिखते हुए एक-एक चीज़ को डिटेल में समझाया। अब उसी क्लास को क्योंकि वो क्लास हो चुकी है तो मैं एक बार ये सब लिखा हुआ है, यहीं पर सारी की सारी क्लास को दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है? तो देखो है क्या ऋग्वैदिक काल की यदि बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो जो ऋग्वेद में हमें व्याख्या मिलती है, हम उस जिस समय को देखते हैं, वो है हमारा ऋग्वैदिक काल, ठीक? वैदिक काल के बाद ऋग्वेद के अलावा हमें जिन ग्रंथों से व्याख्या मिलती है, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब से जो हमें वर्णन मिलता है, इन सब का जो ज्ञान मिलता है, वो क्या है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक? अब यहाँ पर डिफरेंसेस बने क्यों? देखो समय की यदि हम बात करें तो समय 1500 से 600 ईस्वी पूर्व की बात चल रही है ये। और आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं, तो ईसा मसीह का जन्म 0, उससे बाद का समय जैसे अभी हम 2024 में हैं तो 2024 साल आगे और उससे पहला समय जैसे 2000 हो जाता है, उसके बाद 1500, 1000, 500 तो ये समय क्या है हम 0 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं ईसवी पूर्व या बीसीई या बीसी और इसको बोलते हैं एडी या ईसवी, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं? अभी हम ईसवी पूर्व में चल रहे हैं। अभी हम ईसवी पूर्व में चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो ऋग्वेदिक काल है कौन-सा? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का। मुझे फिर से वो ध्यान देना पड़ेगा बीच-बीच में कि ये गड़बड़ तो नहीं हो रही है क्लास में, वीडियो और ऑडियो में। तो देखो, ऋग्वेदिक काल को जब हमने समझेंगे, तो यहाँ पर दोनों में बीच में एक नई खोज होती है लोहे की। इस बात को ध्यान रखना है, लोहे की खोज। अब लोहे की खोज से क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। जब हमने पाषाण काल को समझा था, तो पाषाण काल में ये समझा था हमने कि पत्थरों के बीच में इंसान रह रहा है, पत्थरों का यूज़ कर रहा है, अपने उपकरणों में, हथियारों में, सब चीज़ों में पाषाण, पत्थर का यूज़ कर रहा है। धीरे-धीरे उसने क्या काम किया? पत्थर से निकल कर एक नई खोज की और वो खोज की तांबे की, एक नई धातु की। ये हुआ हमारा ताम्रपाषाण काल, एक नया डेवलपमेंट था इंसान के लिए।
फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, उसने उस तांबे में टिन मिलाया और एक नई धातु की खोज की, नया अयस्क बनाया जिसका नाम था कांस्य, ब्रोंज। अब जब ये ब्रोंज बनता है, कांस्य बनता है, तो उससे मिली उस दौरान की जो सभ्यता कही जाती है, वो एक पूरी सभ्यता को जन्म देता है। कौन-सी? कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम वो जानते हैं किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। उसको हमने कर लिया है, क्लास आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। देखो, अब नई धातु से एक नई सभ्यता को जन्म दिया जा रहा है, तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, क्या कारण होते हैं, वो हालाँकि मैंने उसमें समझाया भी है कि किस तरह से जब उसको काँसा मिला तो उसने पेड़ों की जड़ों को खोदा, ज़मीन को खोदा, उससे फसल उपा उ उ उपा उपजाई, फसल बढ़ती है, अधिशेष उत्पादन होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, उससे बाज़ार बनते हैं, बाज़ार जब बने, तो उनसे नगरों का विकास हुआ और नगरों का विकास हुआ तो हमारी नगरीय सभ्यता होगी। ठीक उसी तरह से यहाँ से जब लोहा मिलता है, लोहे को एक चीज़ और याद रखनी है कहाँ से मिला तो उत्तर प्रदेश में एटा जिला पड़ता है, एटा के तरंजी-खेड़ा से ये लोहा मिला और लोहा मिलने के बाद बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले समाज में, ठीक है? राजनीतिक रूप से खास तौर से। जैसे कि लोहा मिलेगा तो हथियार मजबूत मिलेंगे, जब हथियार मजबूत होंगे तो सेना मजबूत होगी, राजा मजबूत होगा और जब राजा मजबूत होगा, तो राजा पर जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं वो कमज़ोर पड़ जाएँगे। राजा मजबूत होगा, तो वो अपने वंश को ही आगे राजा बनाना चाहेगा, अपने बेटे को राजा बनाना चाहेगा। तो ये सब परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। जब आगे आप मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो उस मगध के उत्कर्ष में आप देखेंगे कि किस तरह से एक लोहे और हाथी की सहायता से 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर क्या हो रहा है 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है अतरंजी खेड़ा से, ठीक है? इससे पहले वाला समय ऋग्वैदिक समय जो लोहे से अनभिज्ञ थे ये लोग, लोहे को जानते थे, परिचित थे कौन से? उत्तर वैदिक काल वाले। यहाँ पर ये थोड़ा-सा बेस है, आगे जाके हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। राजा यहाँ पर कमज़ोर था, यानी कि नियंत्रित था किससे? अलग-अलग संस्थाएँ थी, सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएँ। यहाँ पर राजा स्वतंत्र था, मजबूत था, वंशानुगत हो चुका था। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी और यहाँ पर सॉरी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, उनकी स्थिति में गिरावट आ जाती है। क्योंकि राजा ही भोगविलासी हो गया है और जब वो हो गया है, तो महिला और प्रजा डाउन चली जाएगी, ठीक है? यहाँ पर इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर ये खेती को अपना मुख्य व्यवसाय बना रहे हैं। इस समय की विशेषता थी लाल-काले मृदभांड, लाल-काले मिट्टी के बर्तन और यहाँ की विशेषता है चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है? उससे पहले का समय हालाँकि इसके लिए आप चित्रित धूसर मृदभांड ध्यान रखें थोड़ा-सा। अब देखो एक-एक करके हम इसे समझते हैं, इसके भौगोलिक विस्तार को सबसे पहले समझते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कैसा था। मैं यहाँ पर एक मैप ले ले रहा हूँ, बना लेते हैं और उसके आधार पर हम समझते हैं कि भौगोलिक विस्तार कैसा था। देखो ये इंडिया है, ठीक है? फिलहाल इतना रहने देते हैं और यहाँ से जब आप भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है? यानी कि यहाँ से सिंधु नदी है, सिंधु नदी आ रही है, उसके बाद इसकी एक सहायक नदी सबसे बड़ी सतलज होगी, ठीक? उसके बीच में कौन-सी नदियाँ हैं? तो सहायक नदियाँ हैं, कौन-कौन सी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है? ये नदियाँ हमारी आती हैं। इनको हम इस क्षेत्र को बोलते हैं सिंधु का क्षेत्र या सिंधु की सहायक नदियों का क्षेत्र। इनमें एक नदी और है सरस्वती नदी जो एक विलुप्त नदी है, ठीक है? तो इन नदियों में क्या होता है मैंने पहले ही बताया था जब हमने हड़प्पा सभ्यता का पहला भाग किया था तो उसमें समझाया था। मैक्स मूलर बोलता है कि मध्य एशिया से कुछ लोग आए और वो लोग भाषाई कबीलाई लोग थे और वो यहाँ पर सप्तसैंधव में आकर रहते हैं। ठीक है? एक व्यक्ति बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव से कुछ लोग आए और यहाँ पर आकर रहे। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके अलावा दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि तिब्बत से कुछ लोग आए और यहाँ पर आकर रहे। कुल मिलाकर कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। जब वे शुरुआती दौर में रहते हैं, तो वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। धीरे-धीरे इसका विस्तार होता है। अभी यहाँ पर ये नदियाँ हैं, लेकिन इसके विस्तार जैसे-जैसे होगा, तो यहाँ तक फैलेगा। ठीक है? कैसे? शुरुआत में ये ब्रह्मव्रत है ब्रह्मवर्त है, आर्यव्रत बनेगा और उसके बाद में ये सारा का सारा ये आर्यव्रत, ब्रह्मवर्त और ये ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोला जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो कौन-सी नदियाँ हैं? तो गंगा,
यमुना का दोआब क्षेत्र और ऊपर से आती है एक गंडक नदी, ठीक है? तो ये नदियाँ हैं, तो हमसे क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है कि एक तो नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये ऋग्वेदिक कालीन है या उत्तर वैदिक कालीन है, तो वो भी थोड़ा-सा पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर थे, इसे देखते हैं। देखो भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ है? तो भौगोलिक विस्तार में शुरुआत में क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र में ये लोग बसते हैं, कौन? आर्य लोग आकर। कुछ क्षेत्र इनका अफ़गानिस्तान में कुछ नदी है, तो अफ़गानिस्तान की नदी कुर्रम और कुंभा, ठीक है? काबुल में पड़ता है, उसको ध्यान रखना है। बाकी आपको इनके नाम याद रखने हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र में सिंधु नदी है, सिंध, उसका पुराना नाम इंडस। झेलम नदी है, इसका पुराना नाम वितस्ता। चिनाब नदी है, इसका पुराना नाम अस्किनी। रावी नदी है, इसका पुराना नाम परुसणी और ये वही परुसणी नदी है जब हमने ऋग्वेदिक काल समझा था, ऋग्वेद को समझा था, तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 10 मंडल पे हम 7वें मंडल पे जब गए थे, तो 7वें मंडल में हमें क्या मिला था? एक 10 राज्य युद्ध देखने को मिला था और वो 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध सुदास से भरत कबीले से जहाँ पर हुआ था, वो कौन-सी जगह थी? परुसणी नदी, ठीक है? रावी नदी के तट पर वो हुआ था। तो रावी नदी को याद रखना है, परोसनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनमें से। व्यास, विपाशा, सतलज, सतुद्री, ठीक है? और सरस्वती, घग्गर नदी। पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन-सी मानी गई है? तो वो कौन-सी है? सरस्वती नदी। इस बात को ध्यान रखना है, तो सरस्वती नदी। बाकी हमसे एक ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में एक नदी आती है ऊपर से नेपाल की तरफ से और वो नदी है गंडक नदी, जिसको हम अभी जानते हैं गंडक के नाम से। तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो क्या थी? सदा नीरा। ऐसा बोला जाता था, इसका वर्णन बहुत ज़्यादा मिला है उत्तर वैदिक काल में। तो हमें सदा नीरा किस नदी का पुराना नाम था? तो हमेशा सदा पानी, नीरा मतलब पानी। तो जल से भरी रहने वाली नदी कौन-सी? सदा नीरा गंडक का पुराना नाम था। तो ये नदियों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो इनके समाज पे आते हैं। समाज कैसा था? इनका सामाजिक जीवन कैसा था? इनका धार्मिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन कैसा था? तो उसको करेंगे। तो फिलहाल इनका सामाजिक जीवन कैसा है? तो देखो दोनों को कंपेयर करते हुए ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो इनका समाज कैसा है? ऋग्वेदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज है और यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन ये पितृसत्तात्मक होने के साथ महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कैसी है? अच्छी है। लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में क्या आती है? गिरावट आती है। महिलाओं की स्थिति निम्न हो जाती है। कैसे पता चलता है कि इस आगे चल के अभी हम देखेंगे कि राजनीतिक तौर पर मैंने बताया कुछ संस्थाएँ थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। उनमें पहले महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। जैसे अभी हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा ये सब संस्थाएँ हैं और महिलाएँ उसमें भाग लेती हैं, महिलाएँ उसकी सदस्य होती हैं। तो ऋग्वेदिक काल में वो सदस्य होती थी। महिलाएँ भाग लेती थी सभा समिति में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएँ भाग नहीं लेती थी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत थी और ये आधारित ना होकर कर्म आधारित थी शुरुआत में। लेकिन धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है और यहाँ पर आकर वो स्थापित हो जाती है। वर्ण व्यवस्था गोत्र व्यवस्था में बदल जाती है। गोत्र बनने चालू हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण सॉरी शूद्र का बेटा शूद्र इस तरीके से वो वंशानुगत हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था में था क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में समाज बँटा हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा के मुख से इसका ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांग से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। इन पहले वाले तीनों को किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है द्विज। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्मा हुआ। एक बार यज्ञोपवीत से पहले और एक बार यज्ञोपवीत के बाद। अर्थात मतलब है क्या? इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। दोबारा से बोल रहा हूँ, इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, जबकि शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अब ये उपनयन संस्कार क्या है? उत्तर वैदिक काल में कुल 16 संस्कार, ठीक है? कुल 16 संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है। 16 प्रकार के संस्कार हैं। कब से? गर्भ धारण करने से ही और मृत्यु तक के। तो गर्भाधान संस्कार, ठीक है? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, तो नामकरण संस्कार।
एक बच्चा बड़ा होता है तो यज्ञोपवीत पहनाया उसको, गुरुकुल भेज दिया शिक्षा के लिए, तो उसको बोला गया उपनयन संस्कार, ठीक? उसके बाद वो आएगा गृहस्थ जीवन में पड़ेगा तो विवाह संस्कार, मृत्यु हो जाएगी तो कौन-सा? मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार, मृत्यु संस्कार, ठीक है? तो इस तरह के 16 संस्कार थे, उनमें से उपनयन संस्कार एक होता था, जो क्या करता था, गुरुकुल जाने से पहले ये कराया जाता था, जिससे कि वो क्या कर सके, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। तो वो इन तीनों को शिक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्र को ये अधिकार नहीं था। तो इन तीनों को बोला जाता है द्विज, इस बात को ध्यान रखना है। आगे इनके राजनीतिक जीवन को हम समझते हैं, तो राजनीतिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक काल में कुछ अलग, उत्तर वैदिक में कुछ अलग। ऋग्वैदिक काल में देखो, यहाँ पहले इसको समझ लें आप कि ऋग्वैदिक ये जीवन कैसा है इनका, जो राजनीति में सबसे छोटी इकाई है। जैसे अभी भी होता है, कुछ परिवार मिलकर गाँव बनाते हैं, फिर गाँव मिलकर कुछ तहसील या जिले बनाते हैं और जिले मिलकर प्रदेश बनाते हैं और प्रदेश मिलकर क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। तो उस टाइम पे जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, वो कौन-सी थी? कुल, परिवार। उसको इसका जो मुखिया होता था वो कुलपति होता था। कुछ कुल मिलकर क्या बनाते थे? गाँव बनाते थे, ग्राम बनाते थे और इसका मुखिया कौन होता था? ग्रामणी होता था। कुछ गाँव मिलकर विश्व बनाते थे और उसका मुखिया होता था विश्वपति और कुछ विश्व मिलकर क्या बनाते थे? जन बनाते थे और इसका मुखिया होता था राजन और यही क्या थी? जन सबसे बड़ी संस्था। हमसे ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन-सी है? तो वो जन है। हम क्या गलती कर देते हैं? हम जन एक जन को सोचकर गलत लगा देते हैं और उसको सोचते हैं कि ये सबसे छोटी है, लेकिन वो क्या है? सबसे बड़ी संस्था इस समय की। जन मिलकर जनपद बनाएँगे और जनपद मिलकर महाजनपद बनाएँगे और उस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय होता है, वो हम आगे करेंगे। तो फिलहाल ये क्या है? ये जनपद, जन चल रहे हैं, जनपद चल रहे हैं, तो इनका मुखिया कौन है? राजा, राजन। देखो ये जो राजा है, वो है कौन? शुरुआत में कबीले का सरदार है मात्र। और वो कर्म के आधार पर कोई भी सरदार बन सकता है, कबीले का राजा, ठीक? अब ये जो कबीले का सरदार है, राजा है, वो क्या है? शक्ति में कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब ऐसे नहीं कि शक्ति उसमें तब भी उतनी है, तब भी उतनी है। लेकिन उस पर क्या है? नियंत्रण है, नियंत्रित किया गया है उसे और उसको वंशानुगत नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया। तो नियंत्रित किया गया है इसलिए उसकी जो पावर है कमज़ोर का मतलब है लिमिटेशंस में, सीमित, सीमित शक्तियाँ, सीमित शक्ति, सीमित शक्तियाँ। ठीक है? इसका मतलब है कमज़ोर का मतलब। तो यहाँ पर शक्तियाँ सीमित हैं, उस पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएँ हैं, सभा, समिति और विधत जैसी संस्थाएँ। जैसे अभी भी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है? सब लोगों का एक समूह होता है। तो वैसे ही उस समय पर सभा होती थी, समिति होती थी, विधत होती थी। समिति एक आमजन की सभा थी, जन सामान्य की सभा जिस तरह से अभी लोकसभा है और जिस तरह से राज्यसभा है, उस तरह से होती थी विधत, विशिष्ट जनों की सभा। जो बुजुर्ग लोग होते थे, विशेष जन होते थे, वो होती थी विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट विदथ, ठीक इसको कहा जाता था। अब उत्तर वैदिक काल तक आते-आते क्या होता है, राजा की शक्ति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? राजा ने मंत्रिमंडल रखना चालू कर दिया। और अपने हिसाब से 12 मंत्री, 12 रत्नीन पूछा जाता है, ध्यान रखना 12 रत्नीन कहाँ की विशेषता है? तो 12 रत्नीन इसके मंत्रिमंडल में होते थे, किसके? वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के राजा के, ठीक है? तो इसने क्या काम करा, ये जो सभा समिति थी, जैसे ही राजा क्या हुआ, राजा के हाथ में थोड़ी-सी पावर आई, ठीक है? तो राजा को लगा कि भई मेरा बेटा ही इसका वो होना चाहिए, वारिस होना चाहिए गद्दी का। कोई और नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले राजाओं ने एक चाल चली उत्तर वैदिक काल में कि इसको वंशानुगत बना देते हैं। अब डर नहीं रहेगा कि अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, मेरा बेटे का बेटा, बेटा, बेटा ये हमारी पीढ़ी चल जाएगी और राजा बन जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर राजा ने क्या काम करा, अपनी शक्ति बढ़ाई और किस हिसाब से बढ़ाई? वंशानुगत कर गए। अब राजा का डर खत्म हो गया कि कोई और दूसरा आकर बैठ जाएगा क्योंकि पद कैसा है? वंशानुगत है। शक्ति बढ़ चुकी है वंशानुगत होते ही। जब शक्ति बढ़ी है तो जो उस पर नियंत्रण करने वाली संस्थाएँ हैं, वो क्या हो गई हैं? कमज़ोर पड़ गई हैं। अब राजा उनकी बात नहीं मानना क्योंकि उसको सीधा पता है मेरा बेटा ही आके बैठेगा। तो यहाँ पर क्या होता है जो सभा समिति है वो कमज़ोर पड़ जाती है और विदथ जो हमारी मुख्य संस्था थी, उसको समाप्त ही कर दिया जाता है। कि ये बड़े बुजुर्ग कौन है? ये छोड़ो, तो हम अपने आप देख लेंगे। ऐसा करके तो यहाँ पर विदथ को समाप्त कर दिया जाता है। राजा के लिए उसके मंत्रिमंडल के रूप में मतलब उसको सहायता देने के लिए 12 रत्नीन थे। जैसे कि रथ वाला अलग,
जिसको सारथी या कहा जाएगा, ठीक है, सूत कहा जाएगा, ऐसे करके सेनापति अलग है, तो वो अलग-अलग 12 रत्न होते थे। और राजा क्या करता था, अपनी शक्ति दिखानी है, तो उसके लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ यज्ञ करवाता था। ठीक है? यज्ञ का यहाँ पर प्रचलन देखने को मिला है। तो 4-5 प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे, उनमें से कुछ मुख्य यज्ञ ये हैं, जैसे कि राजसूय यज्ञ। पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ कब कराया जाता था? तो राजसूय यज्ञ कब कराया जा रहा है? राजा के राज्याभिषेक के समय। जब राजकुमार का तिलक होगा और वो राजा बनने वाला होगा, तब क्या कराया जा रहा है? राजसूय यज्ञ कराया जा रहा है। जिससे कि आस-पड़ोस की जनता को, आस-पड़ोस के राजाओं को, अरे अलग-अलग राज्यों को ये पता चल जाए कि उस राज्य का अब ये अधिकारी होगा। उस उस जन का ये सरदार होगा, जिससे पता चल जाए। तो राजस्व यज्ञ कराया जा रहा है, अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा है, राज्य विस्तार के लिए। अश्व का मतलब है घोड़ा। घोड़ा छोड़ दिया जाता था और इस तरीके से वो दौड़ता था कि उसको कोई नहीं रोकेगा। जहाँ कोई रोकेगा उससे युद्ध करता राजा, अगर जीत जाता तो आगे बढ़ जाता घोड़ा, हार जाता तो वहाँ तक उसकी सीमा हो जाती। अपने सीमा विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए कौन-सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ। साथ में वाजपेयी यज्ञ होता, अगर हमें शक्ति दिखानी है अपनी, जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया है, 2 रथ दौड़ रहे हैं, अपने-अपने रथ को दौड़ा रहे हैं, बल्लाल सेन और बाहुबली। तो वो जो रथ दौड़ है, वो कौन-सा रूप है? वो वाजपेयी यज्ञ का रूप है, ठीक है? तो वो यहाँ से चालू हो जाता है। अग्निष्टोम यज्ञ होता था, किसके लिए? अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए, अग्निष्टोम जैसे यज्ञ होते थे, ठीक है? तो इसमें हमने इसके राजनीतिक जीवन को देखा। आर्थिक जीवन में क्या था? तो आर्थिक का मतलब पैसा। तो यहाँ पर देखो, ऋग्वेदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है? तो ऋग्वेदिक काल में सीधा-सीधा सा पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। जबकि यहाँ पर आके क्या मुख्य पेशा हो जाता है? कृषि। ठीक, यहाँ पर ये गेहूँ और जौ जैसी फसल उगाते थे, जौ को यव बोला गया है, ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या उगाने लगे? गन्ना। गन्ना का पहली बार उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता में नहीं है, ऋग्वेदिक काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है। यहाँ पर सिंचाई के लिए वर्षा का जल यूज़ करते थे और यहाँ पर नहरों का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर धातुओं में सोना-चांदी था, जिसको धातु को बोला गया है अयस्क। ये धातु के लिए बोला गया है, ये बात ध्यान रखनी है, अयस्क। जबकि यहाँ पर लोहे लोहे की खोज हो गई थी 1000 बीसी में, तो वहाँ पर इसको बोला गया लोहे को कृष्ण अयस्क, और कृष्ण अयस्क का अर्थात लोहे का यूज़ करने लगे। कृष्ण अर्थात काला, काली धातु, कौन-सा? लोहा। नाम भी याद रखना है, अयस्क पूछा जाता है क्या होता है? तो वो यही है। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के आदान-प्रदान। देखो, करेंसी नहीं थी, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, गांधी जी छपे हुए नहीं थे। इसका मतलब ये अपना व्यापार कैसे करते? तो व्यापार करते थे ये वस्तु विनिमय के द्वारा। मेरे पास कोई चीज़ है, दूसरे के पास कोई चीज़ है, हमने उनका मूल्य निर्धारित करा कि ये मतलब इस वैल्यू की होगी, वो उस वैल्यू की होगी, आपस में एक्सचेंज कर लिया। ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। बलि यहाँ पर एक स्वैच्छिक कर होता था, अपनी इच्छा से बलि दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। मतलब शुरुआती जो टैक्स है, जो राजा ने लगाया, वो टैक्स कौन-सा लगाया, कर कौन-सा लगाया? बलि। बलि किसी भी तरह से हो सकती थी, वो शाकाहार, मांसाहार किसी भी तरह की बलि हो सकती थी, वो लगाया जाता था यहाँ पर। ठीक है? अब देखो, अगर हम आर्थिकता की बात कर रहे हैं, उसके पैसे की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर धन में गाय सबसे मुख्य धन होती थी, सबसे महत्वपूर्ण धन थी गाय इस समय की, वैदिक काल की, पूरे वैदिक काल की। ठीक है? गाय को बोला जाता था अघन्या, अघन्या। उसको कोई चुराना मतलब कोई ना चुराए, हम जिस संपत्ति को बचा के रखें, वो है अघन्या। और गाय के नाम पर बहुत सारे नाम रखे जाते थे, क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी पूरे वैदिक काल की। अभी भी हिंदू संस्कृति में यही माना जाता है। तो जैसे पहला नाम मिलता है हमें राजा का, तो राजा को उस समय गोपता या गोपा बोला गया है। ठीक है? गोपा, गौ से संबंधित, अर्थात गो का मतलब है गाय। तो गाय का रखवाला, गाय का मालिक कौन है? राजा। धनी व्यक्ति को, जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा धन का मतलब जिसके पास ज़्यादा गाय हैं, वो उतना ज़्यादा धनी, तो उसको बोला गया है गोमत, धनी व्यक्ति को। अतिथि को गोहंता, यदि अतिथि आएगा तो गाय की हानि होगी। गोहंता कौन है? अतिथि। दुहिता, गोदुहिता, गाय को दुहने वाली, गाय का दूध निकालने वाली कौन है? पुत्री। और गोधुली समय को बोला गया है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये हो जाते हैं कुछ। आगे आते हैं इनके धार्मिक जीवन पे। देखो, धार्मिक जीवन में क्या है, बहुदेववाद प्रचलित था, बहुत सारे देवी-देवता को मानते थे और साथ में ये ध्यान रखना है कि ये मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है? मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन हाँ, बहुत सारे देवी-देवताओं को मानते थे, प्रकृति रूप में, ठीक? कुछ अंतरिक्ष के देवता थे, कुछ आकाश के और कुछ पृथ्वी के। अंतरिक्ष के देवता कौन है? इंद्र, सबसे
पूरे वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन है? इंद्र। सबसे अधिक बार ज़िक्र मिला है वैदिक काल में ऋग्वेद में किसका? इंद्र का। इंद्र को कहा क्या गया है? पुरंदर कहा गया है। पूछा जाता है ऐसे पुरंदर किसका नाम है? तो इंद्र का। और पुरंदर का अर्थ क्या है? किले तोड़ने वाला। पुरंदर कौन है? इंद्र। और इंद्र कौन है? सबसे महत्वपूर्ण देवता जो इसके देवता माने गए हैं तो वर्षा के देवता, ऋतुओं के देवता। जो ये ऋतुएँ हैं, वर्षा है, उसके देवता कौन है? इंद्र। उसके अलावा मारुत थे, हवा वाले, तूफान वाले और रुद्र हैं, जो कैसे हैं? अंतरिक्ष के देवता। आकाश के देवता की बात करें तो वरुण है। वरुण को पूछा जाता है कि जल के देवता कौन है या वरुण किसके देवता हैं? तो वरुण जल के देवता है। इसके अलावा अश्विन है, वनस्पति के देवता, ठीक है? और पूषण है। तो ये कैसे? आकाश के देवता हैं। बाकी पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी से चलती है, वो है सोम है। सोम मतलब हमने नौवा पढ़ा था ऋग्वेद का, जो सोम को समर्पित है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे रस निकलता है और वो आयुवर्धक औषधि रूप में पिया जाता है, पान किया जाता है। और वो सोम को ये राजा या कबीले के सरदार वगैरह पीते थे। तो वो सोम एक पौधा था जो इनका मुख्य देवता था, पौधों का देवता। ठीक है? बृहस्पति देवताओं का गुरु या देवता बोला गया है। तो ये इनका धार्मिक जीवन था। चलिए, इनका धार्मिक जीवन। तो हमने वैदिक काल का सामाजिक जीवन देखा, आर्थिक जीवन देखा, राजनीतिक जीवन देखा, धार्मिक जीवन देखा। हमने उन सभी आयामों को देखा और साथ में ये भी देखा कि ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंसेस क्या थे। हमने इनका भौगोलिक विस्तार देखा। तो वैदिक सभ्यता यहाँ पर समाप्त होती है पूरी-पूरी। हमने वैदिक को साहित्य को पहले समझ लिया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने उनके सभी आयामों को, उनके जीवन को, उनके कल्चर को समझ लिया। हालाँकि थोड़ा-सा क्लास में ये मैंने पहले ही बताया कि ये लिखित रूप में पहले लिख ली पहले समझाई थी तो वो लिखा हुआ लिखित रूप में पहले से ही था, अभी उसको मैंने समझा दिया है। उम्मीद है कि शायद इस वीडियो में, इस क्लास में, इस रिकॉर्डिंग में आवाज़ और वीडियो का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरा बार-बार उस पर ध्यान है। ये उम्मीद करता हूँ। तो ये यदि क्लास आपको मिलती है, बस इतना करें, अच्छा लगे, नॉलेज मिले, तो उसको लाइक करके आगे बढ़ाइएगा, सब तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं बाकी अगली क्लासेज़ में। तो तब तक के लिए आरती से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।